Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 12th subject history, and we are in theme 8th, that is the peasants, zamindars, and the state. So we will take the fourth subheading that you are witnessing, the forests and tribes. Forests and tribes. आज हम फॉरेस्ट्स और ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे. इससे पहले हमने वुमन इन एग्रेरियन सोसाइटी दैट वाज द थर्ड सब हेडिंग ऑफ दिस थीम 8th. टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द फॉरेस्ट्स एंड द ट्राइब्स बियॉन्ड द सेटल्ड विलेजेस. अब हम जंगलाती ज़मीन के हवाले से और जंगलात या जंगलों में रहने वाले जो जंगलात से वाबस्ता लोग हैं, जिनका रोज़ी रोटी का मामला जंगलात से वाबस्ता था, जो कैटल रियरिंग से वाबस्ता लोग थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादातर आज हम बात करेंगे. और कितनी ज़मीन जंगलात पर मबनी थी और जंगलात से क्या क्या मामला, किस तरह लोगों को किस तरह सोर्स ऑफ इनकम था. देयर वाज मोर टू रूरल इंडिया दैन sedentary agriculture. Apart from the intensively cultivated provinces in northern and the southern India, huge swaths of forests, dense forests, jungles, or the scrublands, Kharabandi, existed all over the eastern India, central India, North India, including the Try on the Indo-Nepal borders, Jharkhand, and in the peninsula India down in the western Ghats and the Deccan plateaus. Though it is nearly impossible to set an all-India average of forests cover for this set period, informed conjectures based on their contemporary sources suggested an average of 40%. यानी अगर हम ये देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ घाट्स के हवाले से जो एरियाज़ थे, दक्कन प्लेटू के साउदर्न इंडिया और साउथ वेस्ट में जो इलाके थे, इसमें स्वाथ फॉरेस्ट्स हैं, जिनके बारे में ये है कि जो बैंड एक पट्टी थी, एक एरिया था जो जंगल्स का, जो घने जंगल भी थे, जिनमें श्रब्स भी थे और ग्रास लैंड्स जो थे, जिसका अगर हम स्वाथ्स की बात करेंगे, दैट मीन्स द जो एक स्वाथ जो थे टू बाइंड विद स्वाथ्स, यानी वो एक सिलसिला था उनका, एक एरियाज़ का. स्कर्ब लैंड जो थे, जो प्लांट कम्युनिटी थी, जो वेजिटेशन जो था, जिनमें लो श्रब्स भी थी, मिक्सड विद ग्रास था. यानी तराई या ट्राई की बात की, दैट वाज ए बेल्ट ऑफ मार्शी लैंड बिटवीन द फुट हिल्स. यानी ये उस किस्म के जंगलात थे जिनमें घने जंगल भी थे, जिनमें श्रब्स टाइप के जंगल्स भी थे, ग्रास लैंड्स भी थे, तराई जिनमें एक जो मार्शी टाइप के भी लैंड थे जो हिल्स के दरमियान थे. मुख्तलिफ़ कस्म के जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो थे ज़मीन के हवाले से, जंगल के हवाले से, दैट कंप्राइज्ड अबाउट 40% ऑफ लैंड. यानी आज जो है, आज 30 से 33% जंगलात पे मबनी अराज़ी है टोटल लैंड में से. इस तरह उस वक़्त की बात जब करते हैं हम मुग़ल इंडिया के हवाले से, मिडीवल इंडिया के हवाले से, तो उस वक़्त लगभग ये जो जंगलाती एरिया था, चाहे वो डेंसली थे, घने जंगल थे, श्रब्स टाइप के थे, मार्शी टाइप के लैंड्स थे, दैट वाज अबाउट 40% ऑफ टोटल लैंड. फॉरेस्ट डेवलपर्स वायर टर्म्ड जंगली एंड कंटेम्पररी टेक्स्ट being jungly, however, did not mean an absence of civilization, as popular usage of the term today seems to cannot
connote rather the term described those whose livelihood came from the gathering of forest produce, hunting and shifting agriculture. यानी अगर हम जंगली की बात करेंगे, जंगली doesn't mean the uncivilized people. जंगली means the people who are dealing with the lively, जिनका जो livelihood जो था डिपेंड करता था गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये इस चीज़ से वाबस्ता जो ज़्यादातर जंगलाती ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारते थे, जिनका ज़्यादातर कैटल रियरिंग से वाबस्ता था, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग थे, उन्हीं जंगली लोग कहा करते थे। द पीपल वेयर नोन एज द जंगली, बट नॉट जंगली डजंट मीन द अनसिविलाइज्ड पीपल। These activities were largely season-specific among the Bahalis. For example, spring was reserved for the collecting forest produce, summer for fishing, and monsoon months for cultivation, and autumn and winter for hunting. Such a sequence presumed as perpetuated mobility, which was a distinctive feature of the tribes inhabiting these forests. अगर हम इन inhabitants की बात करेंगे, जिन लोगों की बात करेंगे, उन्होंने साल को मुख्तलिफ मौसमों में तकसीम किया था, और उन्हें क्योंकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर जंगलों में ही गुजरती थी, लिहाजा उन्हें न बाहर से वाबस्तगी थी, न समर से, न विंटर से, बल्कि उन्हें अपने जो डिवेलिंग्स के हवाले से, उनके जो एक्टिविटीज़ के हवाले से उन्होंने साल को तकसीम किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव, अगर हम बात करेंगे, उन्होंने स्प्रिंग को स्प्रिंग वाज रिजर्व फॉर कलेक्टिंग फॉरेस्ट्स, यानी अब वो ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें चाहे वो जंगलाती लकड़ी की उन्हें जमा करने की ज़रूरत थी, चाहे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, या जो उन्हें जो चीज़ें साल भर इस्तेमाल करनी थी उनको कलेक्ट करना था जो जंगलों से उनको मिलती थी। यहाँ समर जो था फॉर फिशिंग, क्योंकि उस वक्त गर्मी होती थी, वो मछलियाँ पकड़ने में ज़्यादातर टाइम गुजारते थे। अब उस जो ही समर, उन्होंने समर को फिशिंग के साथ वाबस्ता किया था, मानसून मंथ उसको कल्टीवेशन के हवाले से, हम उस वक्त वो ज़मींदारी का काम करते थे, जो कल्टीवेट, जो उनको जंगलों में जो मुख्तलिफ फसल बनते थे उनसे वो वाबस्ता थे। आटम एंड विंटर फॉर हंटिंग, तो इन महीनों को वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे, शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। That was the distribution of the months. For the state, the forest was a subversive place, a place of refuge, mawas for the troubled makers. Once again we turn a Babur who says that jungle provide a good defense behind which the people of the Pargana became the stubbornly rebellions and pay no taxes. यानी अगर हम जो ही वो कहते थे कि जो मावाज जो थे उन वो अपने आप को जो वो रिफ्यूजी वो पनाह लेते थे, क्योंकि जंगल जो थे, घने जंगल जो थे उनके लिए वो अपने आप को हाइड करते थे, डिफेंस महसूस करते थे, और मुख्तलिफ जो लोग थे वहाँ पर, जो अगर वो रेबेलियंस भी थे, वो भी पनाह लेते थे जंगलों में, जो घने घने जंगल थे। अब हम दूसरी जो इसकी हेडिंग है, दैट इज़ इनरोड्स इनटू फॉरेस्ट्स। इनरोड्स मीन्स द एन एडवांस इनटू द एनिमीज टेरिटरी एंड अटेम्प्ट टू इन्वेजन, यानी वो एक्टिविटी जो एनिमी को सबड्यूड करने के लिए, टू अटेम्प्ट टू इन्वेड। External forces entered the forests in different ways. For instance, the state requires elephants for the army, so the Pikshas levied from the forest people often include in supply of elephants. तो जब हम बात करेंगे ये इन रोड इनटू द फॉरेस्ट की बात करेंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स के, क्योंकि उस वक्त जो सोर्स ऑफ
डिफेंस जो था उसमें हाथियों का बहुत रोल रहा करता था। अब वो जंगलों में रहा करते थे, अब जंगलों के ज़रिए से अपने आप को वो पनाहगाहें भी थी। तो उन्हीं इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के हाथियों को एक तो चराने के लिए, दूसरे वो उनको उन रास्तों से अपने आप को महफूज समझते थे। इन द मुगल political ideology, the hunt symbolized the overwhelming concern of the state to relate all its subjects, rich and poor. Regular hunting expeditions, so quote historians tell us, that to enable us to the emperor to travel across the extensive territories of his empire and personally attended to the grievances of its inhabitants. The hunt was subject frequently painted by the court artists. The painters resorted to the device of inserting a small sense somewhere in the pictures that functioned in the symbol of an honorariums regime. ऑनरेरियम्स रेन, यानी जो कोड पोइट्स के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से इस चीज़ के शवाहिद मिलते हैं कि मुग़ल पीरियड में, मुग़ल आइडियालजी में, उनकी पॉलिटिकल आइडियालजी में जो जंगल या वहाँ के इनहेबिटेंट्स की बात की, द रूलर और द एम्परर यूज्ड टू मेट दीज जंगली पीपल, द पीपल इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरियाज़ जो जंगलों में रहा करते थे, जो हंटिंग से वाबस्ता थे, जो ज़्यादातर कैटल रियरिंग से वाबस्ता थे, उनके साथ वो मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी सुनने के लिए बादशाहों का आना जाना रहता था। और इस किस्म की पेंटिंग्स भी जहाँ जंगलों की मौजूदगी है, जहाँ जानवरों की मौजूदगी है और बादशाहों के आना जाना भी मुमकिन है, इस किस्म की मुख्तलिफ पेंटिंग्स भी मुग़ल पीरियड के हवाले से अवेलेबल है। द स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वाज एन इम्पॉर्टेंट external factor of the impinged on the lives of those who lived in the forests, on the lives of those who lived in the forests. Forest products like honey, beeswax and gum lac were the great demand. यानी अगर हम देखेंगे कि उन जंगलों से क्या कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या कुछ मिलता था, तो इसमें कमर्शियल वैल्यू भी था, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर वैल्यू भी था। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम्पैंग्ड जो टू मेक एन फिज़िकल इम्पैक्ट और द ऑन, यानी जो ज़ाती तौर कहीं वो हिस्सा लेता था, ज़ाती तौर इन्वॉल्व होता था, तो उसमें से हनी की बात है, बीवैक्स है, जो गम है, यानी ये तो जंगलों से इस किस्म के प्रोडक्ट्स, इस किस्म के जो जंगलात से मिलने वाले जो फ़वाइद थे, जिनसे वो ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारते थे, जिन्हीं लोगों की बहुत ही अहमियत थी बाकी लोगों को, तो ये तो नेचुरल फार्म ऑफ, ये प्योरेस्ट फार्म ऑफ उसमें जो हनी था या बी वैक्स था। अगर हम बी वैक्स की बात करेंगे, बी वैक्स वाज ए वैक्स सेक्रेड बाय द बीज। तो गम की बात करेंगे, दैट वाज ए स्टिकी सब्सटेंसेस एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सर्टन प्लांट्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हो जो निकलने वाला तो सब्सटेंस था, दैट वाज कॉल्ड द गम। एंड तो हनी तो मालूम है आपको, यानी जो शहद या शहद से मुतल्लिक जो भी चीज़ें थी वो जंगलात से हासिल होती थी। Elephants were also captured and sold. Trade involved in the exchange of commodities through the barter, as well as some tribes like the Lohanis and the Lohanis of पंजाब। यानी हाथियों के बारे में अगर कहेंगे तो हाथियों को उनको पकड़कर इन्हीं जंगलों से लोग पकड़ते थे और उनकी ख़रीद फरोख्त होती थी। कहीं कभार अगर उनकी चोरियां भी होती थी, जो हाथी खुले आम जंगलों में घूमते थे,
उन्हीं लोग पकड़ कर उनको फ़रोख्त करते थे। या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो थे इन्वॉल्व थे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ में, जो जंगलों के हवाले से वाबस्ता है। उनमें जो पंजाब के लोहानीज़ हैं were engaged in overland trade between India and the Afghanistan, and the Tawan's country trade in Punjab itself. यानी पंजाब से especially the people were involved in the elephant trade. Social factors too wrought changes in the lives of forest dwellers. यानी जो समाजी इसमें एक अहमियत के जो मसला जो था, दैट वाज द चेंज इन द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपर्स, लाइक द बिग मैन ऑफ द विलेजेस community tribes also had their chieftains. Many tribal chiefs had become zamindars. Some even became kings. For this, they required to build up an army. यानी अब इनमें से बहुत से लोग जो उनके जो चीफ्स थे वो बाद में बड़े बड़े ज़मींदार भी बन गए। ज़मींदार ही नहीं, वो फिर चीफ्स बन गए। चीफ्स नहीं बल्कि किंग्स। यानी इनमें से जो जिनकी ज़्यादातर कम्युनिटी थी, जिनका बहुत बड़ा एरिया था, जिनका बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था, उनकी कम्युनिटी थी, ट्राइब्स थे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े ज़मींदार, वो चीफ्स और वो बादशाहों के रूप में भी उभर कर सामने आए। For this, they required to build up an army. They recruited people from their lineage groups and demanded that their fraternity provide military services. Tribes in the Sindh region had armies comprising 6,000. अगर हम ये हमारे पास अगर हम सिंध की मिसाल ले लेते हैं तो उस वक़्त सिंध ही से वाबस्ता लोगों की तादाद जो आर्मी में थी वो 6,000 के करीब थे। कैवलरी में 7,000 एंड इन्फेंट्री जो आसाम एंड अहोम किंग्स हैड देयर पाइक्स people who were obliged to render military services in exchange for land. The capture of wild elephants was declared a royal monopoly of the Ahom kings. यानी sold or to capture the wild elephants was the job of the Ahom kings. यानी ये हर एक का, दिस वाज नॉट ए कप ऑफ एवरीबॉडी, ये तो अहम जो किंग्स थे उन्हीं से वाबस्ता लोगों का ज़्यादातर ये काम था। तो इस तरह मतलब ये दिस वाज द जॉब ऑफ द पीपल, द फॉरेस्ट डेवलपर्स, उनसे वाबस्ता जो लोग थे उन्हीं का ये जो काम, ये धंधा था। दो द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबल to a monarchical system had started much earlier. The process seems to have become fully developed only by the 16th century. This can be seen from the आइन्स observations. अगर हम ये तो हमें आइन अकबरी में इस चीज़ की जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है जो अबुल फजल ने लिखी थी, और अबुल फजल ने भी अपनी आइन अकबरी में इन चीज़ों का जिक्र किया है। जो फॉरेस्ट डेवलपर्स की बात करेंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की, उनके मिलिट्री फोर्स के हवाले से बात की, उनके डिफरेंट टेस्ट्स और उनके कमर्शियल जो कमोडिटीज़ के हवाले से उसमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है। This can be seen from the Ain observations on the existence of tribal kingdoms in the northeast. War was a common occurrence. For instance, the Koki kings fought and subjugated a number of neighboring tribes on a long sequence of wars through the 16th and 17th century. जो लड़ाइयों का सिलसिला तो आम था, हर एक को जिसके माइट इज़ द राइट वाज द बेसिक आइटम, जिसके पास जो दिस वाज द कॉमन लॉ, जिसका ताकत था, बल था, पावर था, उसी के वो ये तो एक उसूल था। लिहाजा द वार वाज द कॉमन
इशू ये हर एक को, क्योंकि कोहिनी किंग्स कुकी किंग्स के बारे में कि उन्होंने अपने आप जो मुख्तलिफ ट्राइब्स को सब्जुगेट किया है, अपने कब्जे में लाया है, उनको मातहत बनाने की कोशिश की है, और नेबरिंग ट्राइब्स को। ये तो कॉमन था स्पेशली इन 16th and 17th centuries. New cultural influences also began to penetrate into forest zones. Some historians have indeed suggested that the Sufi saints peers played a major role in slow acceptance of Islam among the agriculture communities emerging in new colonized places. यानी अगर हम फिर मज़हब के हवाले से बात करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो पीर्स के हवाले से, सूफ़ी सेंट्स के हवाले से, सूफ़ी सेंट्स का इन इलाकों पे बहुत ही असर था। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस भी उनमें पेनिट्रेट हुई, स्पेशली इन फॉरेस्ट जोन्स। दे यूज्ड टू हैव द acceptance of Sufi saints, especially the peers. They have the major role in and slowness of acceptance. फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें सूफी सेंट्स के हवाले से इस्लाम की जो शुरुआत हुई, तो उन्होंने इस्लाम को जो वो सिलसिला जो सूफी सिलसिला था उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, एंड सूफी सिलसिला उनमें वहाँ पर ज़्यादा कॉमन था। और न्यू जो कॉलोनीज़ आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी सूफी सिलसिले का जो इस्लाम के हवाले से वो मुतासर थे, स्पेशली विद रिगार्ड टू द सेक्ट ऑफ सूफी सेंट्स एंड दे सूफी सेंट्स। दिस टाइप ऑफ sect was organized or established among these forest dwellers. So this was somehow regarding the fourth subheading, that was the forest and the tribes. So we will continue next.